सिद्धार्थ, आप इसको किस तरीके से एनालाइज करते हैं? आखिर इस बीमारी का इलाज क्या है? इसको बीमारी ही कहेंगे कि भाई आप बाकी देशों के ऊपर, मोदी जी के ऊपर तो आप बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कब्जा कर लिया है, और उस कब्जे से मोदी बाहर निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे? क्योंकि वो कब्जे में रहेंगे तो पूरा भारत का जो देश है वो भी साथ में ऑलमोस्ट कब्जे में है। जी, आप जिसे बीमारी कह रही हैं, मेरे ख्याल से वो कमजोरी है। राजनीति, विदेश नीति, कूटनीति तो बहुत दूर की बात है। खेल तक में ना अपनी कमजोरी को आप अपने सामने वाले को उजागर नहीं करते। मैं अपने 12 साल के छोटे बच्चे के साथ भी अगर ताश की रम्मी खेल रहा हूं तो मैं अपनी पत्ते छुपा के रखता हूं। तो खेल तक में आप अपनी कमजोरी जब उजागर नहीं करते, और हमारे प्रधान जी हैं जिनको इज्जत की, शोहरत पाने की इतनी बड़ी कमजोरी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दिखावटी इज्जत देके इनकी चुटिया पकड़ ली है। ब्राह्मण लोग पुराने जमाने में चुटिया रखते थे, कहते हैं चुटिया पकड़ में आ जाए तो आदमी की गर्दन पकड़ में आ जाती है। तो उन्होंने हमारे प्रधान जी को जो ये नाम की, इज्जत की, शोहरत की जो ये भूख है, ये जो इनकी कमजोरी है, इसका उन्होंने बहुत जबरदस्त फायदा उठाया, और उनको झूठी शान, झूठी शौकत, झूठा इज्जत, झूठा सब कुछ दिखा के उनसे जो जो चाहिए था वो लिखवा लिया। जिस तरह से संजय भाई ने कहा, 13 फरवरी को ही आपने सगाई करने की जब तैयारी कर ली है, 13 फरवरी को आपने जब अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में बैठ के पेपर पर सिग्नेचर कर दिया है कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा तेल निर्यातक होगा, तब आप सगाई करने के बाद शादी से आप भागेंगे और वो ठहरा दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा, तो आप छोड़ेगा? आप गुंडे के घर में जाके उससे सगाई कर लीजिए और कहिए कि हम शादी नहीं करेंगे, तो वो तो पूरा अपना माफिया तंत्र लेके आपके पीछे पड़ जाएगा। तो मेरे ख्याल से इनको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आपको, कूटनीति तो बहुत दूर की चीज है, कभी भी आपको अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए। इन्होंने अपनी कमजोरी दिखा दी, और वो कमजोरी के चलते उनके पास और क्या क्या चीजें हैं ट्रंप साहब के पास, हमारे प्रधान जी के ऊपर। जिस तरह से संजय भाई ने कहा कि किन किन चीजों से वो एक तरह से इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। आजकल तो वो ट्रंप साहब के साथी एक हैं इलॉन मस्क, उनके पास तो दुनिया का सबसे अच्छा एआई है। तो कोई सच्चा नहीं, कोई झूठा भी वीडियो तो कोई बना के रख सकता है। झूठा भी कोई वीडियो बना दे और कहे कि हम इसको दुनिया भर में चला देंगे ट्विटर के ऊपर, तब तो फजीयत हो जाएगी। क्योंकि हमें पता है बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम ट्विटर पे, जो मस्क साहब का ट्विटर है उसी के चलते चलता है। उसके ऊपर अगर किसी तरह का झूठा सच्चा वीडियो चल गया तब तो फजीयत हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही अटपटी स्थिति में भारत के प्रधान जी ने खुद को डाल दिया है। इसके चलते भारत का बहुत नुकसान हो रहा है, मैं ये नहीं मान रहा हूं, लेकिन मोदी जी का, बीजेपी का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। क्योंकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, एक फिल्म आई थी अब की 56, इस बार 56 पार, तो इन्होंने तो 56 पार कर दिया। एक तरफ तो भाजपा का इकोसिस्टम बोलता है कि हमारे प्रधान जी 56 इंच के शेर हैं, आज ट्रंप साहब 56 पार करके 57वीं बार बोल दिए कि हमने तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवा दिया। तो चार चीजें मैं आपको गिनवाता हूं 10 मई से जो शुरू हुई हैं, जो अपने आप में बताती हैं कि किस तरह से भारत के प्रधान जी पूरी तरह से ट्रंप के सामने में पस्त हो चुके हैं। सिद्धार्थ, आपको 2 सेकंड के लिए रोक रही हूँ। जयराम रमेश का ये ट्वीट अभी अभी आया है 2 सेकंड पहले ही। और last night aboard Air Force One on the way to Kuala Lumpur, President Donald Trump repeated for at least the 6th time the claim that India is cutting down on the imports of Russian oil. This time he has said that India will zero the imports of Russian oil. No wonder Mr. Modi's huglomacy is not visible today in Kuala Lumpur. सिद्धार्थ, मैं चाहूंगी कि इस ट्वीट पर आप कमेंट भी करें। अभी अभी का है, बस 4:03 का ये ट्वीट है, अभी अभी आया, तो मुझे लगा कि इस पर भी बात करनी जरूरी है। हाँ, मेरे ख्याल से विपक्ष ने ठीक ठीक पकड़ा है कि भारत के प्रधान जी डिप्लोमेसी नहीं करते हैं, हगलोमेसी करते हैं। तो आप केवल अगर इज्जत के लिए ही इधर उधर जाने का काम कीजिएगा तो उसका कहीं ना कहीं वो कमजोरी का फायदा उठा लेंगे, और मेरे ख्याल से वही विपक्ष अपने ट्वीट में जयराम रमेश बता रहे हैं, और बिल्कुल सही बता रहे हैं। क्योंकि मैं आपको चार चीजें बताता हूं जो कि किसी भी देश की संप्रभुता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। कोई भी जानता, हर आदमी जानता है, इंग्लिश में उसे सॉवरेनिटी कहा जाता है, हिंदी में संप्रभुता कहा जाता है। संप्रभुता का मतलब होता है कि कोई एक इकाई अपने हितों का निर्णय खुद लेती है, उसके ऊपर किसी दूसरी इकाई का, बाहरी इकाई का दबाव नहीं होता। मुझे जैसे खाना खाना है, कितने बजे मैं खाना खाऊंगा आप थोड़े तय करेंगे। जब मुझे खाना खाना है खा लूंगा, जब मुझे चाय पीना है पी लूंगा। मेरी संप्रभुता है कि मुझे चाय जब पीनी है तब पीऊंगा, आपके कहने से नहीं पीता हूं। जब मुझे मन करता है पीता हूं, जब मुझे मन करता है नहीं पीता हूं। तो भारत, चार चीजें मैं आपको बताता हूं जिसमें कि भारत ने अपनी संप्रभुता 10 मई के बाद खोई है। सबसे पहला चीज होता है रक्षा।
रक्षा मतलब डिफेंस। किसी भी देश की जो रक्षा की नीति होती है, उसकी संप्रभुता अपनी संप्रभुता होती है, वो अपनी निर्णय करता है। तो भारत ने एक ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, हमें पता है 7 मई को शुरू किया, रात में 1 बजे सबसे पहले उसका ट्वीट निकला था भारत की आर्मी के द्वारा, भारत के राजनेताओं ने भी नहीं निकाला। इसका मतलब रक्षा के मामले में भारत संप्रभु था। पहलगाम के बदला लेने के लिए पाकिस्तान के ठिकानों पर, आतंकवादी ठिकानों पर कब कितने कैसे बम गिराने हैं, ये तय करना भारत की संप्रभुता थी। तो भारत के रक्षा विभाग ने, भारत के सेना ने वो काम कर दिया। रात में 1 बजे ट्वीट कर दिया कि हमने ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया है। अब मुझे बताइए कि जो रक्षा का विषय हमारे भारत की संप्रभुता का है, 10 मई आते आते ट्रंप साहब वॉशिंगटन में बैठे बैठे उस ऑपरेशन सिंदूर पर सीज फायर कैसे घोषित कर दिए, और जो उन्होंने सीज फायर घोषित किया, भारत सरकार ने उसे मान लिया। इसका मतलब भारत का रक्षा की नीति जो है वो भारत में नहीं तय हो रही है, वॉशिंगटन में बैठे बैठे ट्रंप साहब तय कर रहे हैं। इसका मतलब भारत की रक्षा नीति आपके हाथ में नहीं है। दूसरा होता है किसी भी देश की अर्थनीति, मतलब व्यापार कैसे करना, हम पैसा कैसे कमाएंगे, हमारी अर्थनीति क्या होती है। किसी भी देश की अपनी अर्थनीति होती है। अब सही या गलत, भारत अगर रशिया से तेल खरीद रहा है, क्योंकि रशिया से हमको सस्ता तेल मिलता है। भारत में रोज 55 लाख बैरल तेल भारत आयात करता है, क्योंकि हमें पता है भारत में जितना पेट्रोल की जरूरत है उतना पेट्रोल भारत में नहीं उगता है, भारत नहीं उगता है। तो भारत कहीं ना कहीं पेट्रोल खरीदता है, तो खरीदेगा तो सस्ता खरीदेगा। तो आप अपने घर में रोज सब्जी खरीदेंगे तो आप सब्जी जो सस्ती होगी वही खरीदेंगे ना, सस्ती और अच्छी सब्जी होगी वही खरीदेंगे। आप कहीं महंगी सब्जी थोड़ी खरीदने जाएंगे। बैंगन कोई कहेगा कि 425 रुपए किलो में खरीदिए, तो आप क्यों खरीदेंगे भाई? 40 रुपए में नीचे आपके घर के नीचे दुकान में मिलता है, तो आप वहां से खरीदेंगे। तो भारत ने क्या किया, रशिया से तेल लेना शुरू किया, क्योंकि भारत को रोज 55 लाख बैरल तेल की जरूरत पड़ती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत आज 65-66 डॉलर प्रति बैरल है, लेकिन रशिया से हमको 60 डॉलर प्रति बैरल तेल मिलता है। तो हमको प्रति बैरल अगर $5 की बचत होती है, तो सालाना इसका मतलब ये होता है करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए की बचत भारत को होती है। तो भारत ने 3 लाख रुपए अपने बचत करने के लिए रशिया से तेल लेना शुरू किया। ये भारत की आर्थिक संप्रभुता का निर्णय है, वो हम तय करेंगे। अब ट्रंप साहब एयरफोर्स 1 पर बैठे बैठे, हवाई जहाज में बैठे बैठे एक बार नहीं 7 बार बोल दिए कि भारत अब अमेरिका रशिया से तेल नहीं लेगा। इसका मतलब भारत की अर्थनीति नई दिल्ली में नहीं तय हो रही है, अब ट्रंप साहब जिस हवाई जहाज में बैठे रहते हैं वहां पर तय हो रही है। तो भारत की आर्थिक नीति चली गई। तीसरा है भारत की विदेश नीति। विदेश नीति के मामले में भारत का यह स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान भारत के लिए बहुत ज्यादा आतंकवादियों को एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान एक आतंकवाद समर्थक देश है, पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। चाहे पहलगाम हुआ हो, चाहे उससे पहले पुलवामा हुआ हो, चाहे उससे पहले दिल्ली मुंबई ब्लास्ट हुआ हो, तो भारत का ये मानना है और भारत के पास पर्याप्त सबूत है कि पाकिस्तान आतंकवाद समर्थक देश है। भारत जिस देश को, पाकिस्तान को आतंकवाद समर्थक कहता है, उसको ट्रंप साहब कहते हैं, उसको उनको मार्को रूबियो उनके विदेश मंत्री कहते हैं कि पाकिस्तान तो आतंकवाद में हमारी मदद करता है, हमारा पार्टनरशिप है पाकिस्तान के साथ काउंटर टेरर में। तो मतलब भारत जिसे चोर कहता है, अमेरिका उसको कोतवाल कहता है। तो जिसको हम चोर मानते हैं, अमेरिका उसको कोतवाल मानता है। तो आपकी विदेश नीति पर भी तो अमेरिका का बस चलने लगा। और चौथी और सबसे मजेदार बात यह है कि ये सब होते हुए भी अभी अभी जब वो ट्रंप साहब के बारे में आप दिखा रहे थे, जिस वीडियो को आप दिखा रहे थे, वो एयरफोर्स 1 मतलब ट्रंप साहब के हवाई जहाज का फोटो है, और वो मलेशिया में आ रहे थे। मलेशिया, अमेरिका है 7 समुंदर पार, दुनिया के उस तरफ। मलेशिया है भारत के बगल में। चेन्नई से उड़ेंगे तो 2.5 घंटे में आप मलेशिया पहुंच जाएंगे। 7 समुंदर पार रशिया, अमेरिका के राष्ट्रपति आसियान का एक मीटिंग अटेंड करने के लिए मलेशिया पहुंच रहे हैं। आसियान मतलब होता है एशिया के देशों की बैठक, उसमें भारत भी सदस्य है। लेकिन भारत के प्रधान जी वहां क्यों नहीं जा रहे हैं भाई? अमेरिका का राष्ट्रपति अगर एशिया का नहीं होते हुए भी वहां पहुंच रहा है, तो आप पड़ोस में क्यों नहीं जा रहे हैं? कोई कर्जा लिए हुए? कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी से गलती से कर्जा ले लिए होते हैं, उसका हर महीने जो ब्याज देना है वो नहीं चुका पाते हैं, तो हम उसका मुंह चुराते फिरते हैं कि कहीं कहीं वो मिल जाए सड़क पे, वो हमको पकड़ लेगा, कहेगा मेरा ब्याज दे दो। तो ये भारत के पड़ोस में मलेशिया है, भारत आसियान का सदस्य है। जहां पर भारत को होना चाहिए था वहां पर ट्रंप साहब तो 7 समुंदर पार से आ रहे हैं, लेकिन आप अगर कन्नी काट रहे हैं
इसका मतलब ही है कि आपके विदेश नीति पर भी उनका वर्चस्व चल रहा है। तो कहीं न कहीं ये चारों चीज़ें ये बता रही हैं, जिस तरह से संजय साहब ने कहा कि ट्रंप साहब के पास भारत के प्रधान जी की किसी न किसी रूप में एक चुटिया हाथ में आ गई है, जिसको वो कार्ड्स कह रहे हैं। एक तरह से अजगर की तरह हमारे प्रधान जी को चारों तरफ से ट्रंप साहब ने लपेट लिया है और वो धीरे-धीरे कस रहे हैं। और सबसे मुझे आश्चर्य ये होता है कि ट्रंप साहब ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। ट्रंप साहब इससे पहले भी 4 साल तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे। उस समय भारत के प्रधान जी वहां पर जाके हाउडी मोदी स्टेडियम में बहुत बड़ा, अमेरिका के स्टेडियम में बहुत बड़ा एक अब की बार ट्रंप सरकार करके कार्यक्रम भी किए थे। ट्रंप साहब उस समय भारत भी आए थे, कोविड शुरू होने थे, उसी के कारण लोग कहते हैं कि कोविड के समय बहुत सारा कोविड उधर से आ गया था। अब की बार नमस्ते ट्रंप करके अहमदाबाद में कार्यक्रम भी किया था। तो पहली बार जब ट्रंप साहब अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तो उनका चाल चरित्र, चेहरा और हरकतें ऐसी तो नहीं थी जो इस बार हो गई हैं। ट्रंप 2 में इनकी हरकतें अलग क्यों हो गई हैं? ट्रंप 1 में ये हरकत क्यों नहीं थी? इसका मतलब ही है कि ट्रंप साहब अपने पहले टर्म में सिस्टम को वो समझ रहे थे, वो पूरे सिस्टम को जान रहे थे कि कहां पर लूप होल है, कहां किसकी कमजोरी है। इस बार दूसरे टर्म में उन कमजोरियों का वो लाभ उठा रहे हैं। उस कमजोरी में भारत के प्रधान जी की भी कमजोरी है। इसमें भारत का, मुझे नहीं लगता है कि भारत के नागरिकों को कोई बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। भारत की इज्जत या भारत के का गौरव नहीं जा रहा है, लेकिन भारत के प्रधान जी की बहुत ज्यादा फजीहत पूरे दुनिया में हो रही है, जिसको कल तक ये लोग विश्व गुरु मान रहे थे, दुनिया का गुरु मान रहे थे। विश्व गुरु तो दूर की बात है, आपका एक भी चेला नहीं है। आप दुनिया का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रमों से आप भागते फिरिएगा। आप कैसे गुरु हैं साहब कि मंच पर आपको उपदेश देने के लिए बुलाया और आप भागते फिरिए? गुरु तो मंच पर चढ़ता है जो रोज उपदेश देता है। यहाँ पर एक ऐसे गुरु हैं जो कि उपदेश देने का मंच मिल रहा है, वहां से आप भाग रहे हैं। इसका मतलब ही है कि कहीं ना कहीं भारत के प्रधान जी की कुछ ना कुछ जबरदस्त चुटिया ट्रंप साहब के हाथ में आ गई है। और इसका सबसे जीता जागता उदाहरण परसों का खेल है। परसों वॉशिंगटन पोस्ट ने एक खुलासा किया, उस खुलासे में उसने डॉक्यूमेंट्स दिखाए। वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ के थे? भारत के वित्त मंत्रालय के डॉक्यूमेंट्स, कि भारत के वित्त मंत्रालय में क्या बैठक हुई, उस बैठक में कौन कौन लोग बैठे थे, उस बैठक में क्या क्या तय हुआ और वो प्रस्ताव क्या था। अब ये जो चीज है, ये बैठक तो हुई थी दिल्ली में। दिल्ली में क्या कहते हैं, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में ये सब बैठकें होती हैं। दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में भारत की सरकार की जो बैठक थी, जो गुप्त थी, जो गोपनीय थी, जिसके बारे में भारत का एक भी पत्रकार को वो पता नहीं लगा। न तो डेक्कन हेराल्ड ने उसके बारे में छापा, न तो टाइम्स ऑफ इंडिया को पता लगा, न तो द हिंदू को पता लगा, न तो किसी भी गोदी मीडिया को पता लगा। उस प्रस्ताव को, वहां पर उस मीटिंग में क्या घटनाक्रम चला, उसको वॉशिंगटन पोस्ट नाम के एक अखबार ने अमेरिका में छापा। अब ये वॉशिंगटन पोस्ट अखबार कौन है भाई? वॉशिंगटन पोस्ट अखबार वो है जो कि ट्रंप साहब के एक दोस्त और उद्योगपति हैं, जेफ बेजोस करके, उनका वो अखबार है। अब यहां से ट्रंप साहब भारत सरकार को, जिस तरह से संजय भाई बता रहे थे, वो कोई संदेश देना चाह रहे हैं। वो संदेश ये देना चाह रहे हैं कि आप दिल्ली में, आपकी जो सरकार की मीटिंग भी होती है ना, वहां भी आप क्या तय करते हो हमको, वाशिंगटन में हमको पता होता है। तो मुझे बताइए, इतना ज्यादा अगर अमेरिका की पैठ, ट्रंप साहब की पैठ नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक प्रधानमंत्री कार्यालय तक हो गई है, वित्त मंत्रालय के कार्यालय तक हो गई है, कि आपकी जो बैठकें चल रही है उसके पेपर्स उनके पास पहुंच रहे हैं और वहां के अखबारों में उनके दोस्त के अखबार छापना शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब ही है कि जैसे मैंने कहा कि इनके पास इनकी चुटिया हाथ में आ गई है। और जिसकी एक बार चुटिया हाथ में आती है और अगर अजगर ने आपको लपेट लिया है, तो यहां से बचना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है।